नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जायसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर सोल्यूशन। लास्ट क्लास में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन देख लिया था, इसकी डेफिनेशन देख ली थी। तो उसमें सेलोफेन, पिग्स ब्लैडर, पार्चमेंट पेपर, दीज आर द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अदरवाइज ऑल membranes which are of animal or vegetable origin are also comes under semi-permeable membrane. There are three types of solution. So solution on basis of osmosis, solutions are categorized on three types. One is isotonic solution. If water concentration outside the cell is same as outside the cell is same as inside cell, then there is no net movement of water takes place through semi-permeable membrane. Then there is no net movement तो होता है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होता. नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस थ्रू semi-permeable membrane. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू कोई नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता. सच सॉल्यूशंस is called isotonic solution. Such solution is called isotonic solution. So the plasma is having isotonic is a isotonic solution for RBC. प्लाज्मा में जो RBC है उसमें बाहर प्लाज्मा भी एक फ्लूइड ही है, तो प्लाज्मा फ्लूइड और आरबीसी के अंदर का वाटर कंसंट्रेशन सेम है, दोनों में 70% वाटर है, तो कोई भी नेट मूवमेंट ऑफ वाटर नहीं होता. सो ये कहा जा सकता है प्लाज्मा इज आइसोटोनिक विद आरबीसी सेल. किसी किसी में ब्लड लॉस हो जाता है, तो ऐसे केस में हम उसमें आईवी सोल्यूशन चढ़ाते हैं, दैट इज इंट्रावीनस सोल्यूशन, जिसको कि लेमेंस लैंग्वेज में ग्लूकोज चढ़ना भी कहते हैं. अदरवाइज वो एक साल्ट सोल्यूशन होता है. 0.9 ग्राम ऑफ साल्ट इज मिक्सड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर. सो आईवी सोल्यूशन इज आइसोटोनिक with RBC, WBC, इन सभी के साथ वो आइसोटोनिक है, या फिर प्लेटलेट्स, तो इन सब के साथ आइसोटोनिक है. नाउ इन दिस केस नाइदर सेल श्रिंक्स nor it swells up, so cell remains in its original shape. What is hypotonic solution? If outside the cell water concentration is more, then जैसे कि रेजिन इन प्योर वाटर, किशमिश को पानी में डाल दिया जाए, then such solution. So if outside the cell water concentration is more, then such solution is called hypotonic solution.
In this case, water moves from outside the cell to inside cell. Water moves from outside the cell to inside, and cell swells up. तो swelling up of cell when it is kept in hypotonic solution is called hemolysis. Swelling up of cell when it is kept in hypotonic solution is called hemolysis. Sometimes cell wall, due to water pressure, cell wall cracks. This is called turgering. cell wall फट जाती है. अंगूर को पानी में डाल दो तो इतना पानी अंदर चला जाएगा कि अंगूर फट जाते हैं. Sometimes due to water pressure, cell wall bursts. Cell wall burst. This is called turgering. ऐसा भी होता है. जैसे कि किसी रेजिन को अगर हम प्योर वाटर में डाल दें तो ऐसे केस में वो ग्रेप बन जाएगी. ग्रेप से ही रेजिन बनता है. तो इस सॉल्यूशन को कहेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. और ये जो प्रोसेस है दैट इज हीमोलिसिस. और ये रेजिन है एंड दिस इज प्योर वाटर. तो ये जो प्योर वाटर है ये इसमें वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ही. अंदर तो शुगर है. सो प्योर वाटर इज हाइपोटोनिक. और इस तरीके से नेट मूवमेंट ऑफ वाटर यहाँ पर हो गया है. व्हाट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन? हाइपरटोनिक solution, if outside the cell water concentration is less, otherwise you can say inside the cell water concentration is more. Inside the cell water concentration is more. then ऐसे केस में क्या होगा? then water moves from inside to outside. तो जैसे कि अगर आप किसी ग्रेप को चाशनी में डाल दें तो ग्रेप के अंदर तो वाटर ज़्यादा है लेकिन शुगर सिरप में वाटर कम है. सो दिस इज सिरप एंड दिस इज ग्रेप. तो ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है. लो वाटर कंसंट्रेशन. इसमें क्या है? लो वाटर कंसंट्रेशन है. तो इस तरीके से यहाँ पर प्लाज्मोलिसिस हो जाएगी यानी श्रिंकिंग ऑफ सेल. और ये जो ग्रेप है वो श्रिंक होकर रेजिन बन जाएगा, किशमिश बन जाएगा. तो इसमें से वाटर बाहर आ जाएगा. नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक्स प्लेस आउटसाइड. तो ये ऐसा हो जाएगा. सो दिस प्रोसेस इज नोन एज
प्लाज्मोलिसिस। सो हमने देखा यदि अंदर पानी की मात्रा या सांद्रता ज़्यादा हो, इफ वाटर कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल इज मोर देन इनसाइड द सेल वाटर कंसंट्रेशन इज मोर, तो क्या होगा? देन such solution is called hypertonic solution. Then such solution is called hypertonic solution. In this case, water moves from inside the cell to outside. Water moves from inside the cell to outside and cell shrinks, और कोशिका सिकुड़ जाती है and cell shrinks. This process is called hemolysis. This process is called hemolysis. तो इस तरीके से हमने ये तीनों प्रोसेस देखे। नाउ द प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एक ये भी हम कह सकते हैं, अदरवाइज हमने आपको पूरी डेफिनेशन बता दी है। सो प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जरा देखें कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए कि वी हैव टेकन 2 different kinds of solution with different kind of water concentration in 2 separate beakers and connected them with a semi permeable membrane. इसको एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से आपने कनेक्ट कर दिया एंड हम ये देखेंगे कि अगर यहाँ पर सिरप रखा गया है और यहाँ पर वाटर है, तो वाटर में तो वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो धीरे धीरे वाटर सिरप की ओर जाता जाएगा। और ऐसा होगा क्योंकि ऑस्मोसिस है। ऑस्मोसिस में जैसे आप क्या करते हैं, प्लांट्स में पानी डालते हैं तो पानी अंदर जाता है प्लांट्स के, क्योंकि अंदर उसके बहुत सारे सॉल्ट्स हैं और बाहर पानी ज़्यादा है तो बाहर से पानी अंदर ले लेगा। तो यही होता है, यहाँ पर भी यही हो रहा है। सिरप में दूसरे पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, शुगर के ज़्यादा हैं, तो यहाँ से वाटर जाएगा। मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, यही तो ऑस्मोसिस है। लेकिन क्या ये जाता जाएगा और बढ़ता ही चला जाएगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों सेम लेवल पर हैं अगर देखा जाए तो एक हाइट तक बढ़ेगा, फिर उसके बाद नहीं बढ़ेगा। तो ये इसके ऊपर, ये जब वाटर ऊपर बढ़ता चला जा रहा है तो ये रो GH एक गेज प्रेशर डेवलप हो गया, तो वो उसे रोकेगा। एक इसका पुश आएगा जिससे कि ये वापस फेंकना चाहेगा, तो और एक यहाँ से पानी का जाना वो ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से है, और एक है रो GH जो इतना एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पर चढ़ गया है, वो पानी एक्स्ट्रा लेवल यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करेगा। सो जितना यहाँ पर राइज इन वाटर हुआ है एट लो कंसंट्रेशन सोल्यूशन, अभी भी इसका लो ही कंसंट्रेशन है, हाउएवर एट सर्टेन हाइट द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस स्टॉप्स, then whatever is the gauge pressure it is called osmotic pressure, उसे पाई से डिनोट करते हैं। तो इसको कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। पी भी बोल सकते थे बट पाई से बोला गया है। सो इफ
two solutions of differential water concentration is connected through semi-permeable membrane. If two solutions of differential water concentration is connected through semi-permeable membrane, then water starts moving from higher to lower concentration of water, from higher to lower concentration, and the solution, ये solvent है, ये solution है, and solution starts gaining height and level of solution starts gaining height. So the extra height attained by it, the extra gauge pressure at which the osmosis stops, is called osmotic pressure. So however the rise stops at certain level, कभी ना कभी ये वहीं पे जाकर रुक जाएगा. However this process of rising level stops at a point. तो यहां से ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है और यहां से गेज प्रेशर लग रहा है. सो द गेज प्रेशर अटेन्ड बाय सॉल्यूशन इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर. द गेज प्रेशर, that is rho GH, attained by solution is called, उसी solution का ही ये osmotic pressure है. अगर देखा जाए, so what is osmotic pressure? तो ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन लिखें. द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर. सो हम यहां पर देखें, व्हेन अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, semi-permeable membrane, water concentration is differential. Yeah, there is differential water concentration. Then the pressure applied एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया जाए ऑन सॉल्यूशन साइड which just stops the process of osmosis. Is called osmotic pressure. उसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहेंगे. जरा फिर से देखें, कहा गया है वही चीज फिर से ले रहे हैं, लेकिन अब थोड़े से अंतर के साथ.
मान लीजिए कि इस पर पिस्टन लगा हुआ है एंड दिस इज प्योर वाटर, दिस इज प्योर वाटर, और यहाँ पर पानी ऊपर चढ़ गया है। तो पानी ऊपर चढ़ने के बाद ये सल्यूशन है, तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ वेट रख दें, तो वेट रखते जाएंगे तो जैसे जैसे इस पे वेट बढ़ाते चले जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि ऑस्मोसिस नहीं होगी। या आपने वेट रख दिया, डब्लू वेट रख दिया, तो उससे इसके थ्रू, ये बीच में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसके थ्रू कोई भी ऑस्मोसिस नहीं होगी। सो द एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाइड विच जस्ट स्टॉप्स द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। यहाँ पर है, तो यहाँ हमने वेट रखा है। इसके अलावा यहाँ पर दो चीज़ें लग रही हैं। एक तो आपने एटीएम प्रेशर है, प्रेशर एटीएम तो दोनों पर लग रहा है, सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया है यही ऑस्मोटिक प्रेशर है। सो ये कहा जा सकता है कि इट इज पी एटमॉस्फेरिक प्लस डब्लू बोल दो, वेट है, या फिर उसे पाई भी बोला जा सकता है। सो पाई इज इक्वल्स टू, ये पाई किसके इक्वल है? जो ऊपर का डायग्राम हमने दिखाया है उसी को कंपेंसेट करने के लिए उसी की जगह हमने वेट लगा दिया है। तो आप चाहे पाई बोले या रोजीएच बोले, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ वाटर वही चीज काम कर रहा है और उसी की जगह आपने एक वेट लगा दिया। तो पाई इज इक्वल्स टू रो जी एच, ये चीज हो गई। जरा इस चीज को हम समझें। नाउ let us see a video regarding hypotonic and hypertonic solutions. If we mix excess of salt in water, then it becomes, now see, वाटर इज हाइपोटोनिक, वाटर तो प्योर है तो ये हाइपोटोनिक हो गया। अगर सॉल्ट मिला देंगे तो ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। Water is considered a hypotonic solution since it is very low in solutes. A hypertonic solution is a solution that has a higher concentration of solutes compared to the cell's inside environment. For example, water with a lot of salts is considered a hypertonic solution since it is very high in solutes. How can we examine the effects of a hypertonic solution on a cell? You might be thinking, well, I'm made out of 50 to 70 trillion cells. If I drink this, I'll know what happens to cells in a hypertonic solution. But do not do that. This is hypertonic solution. इसमें salt मिला हुआ है. Severely dehydrates you. Nausea, vomiting, and even hallucinations are just a few. अगर हम इस वाटर को जिसमें एक्सेस सॉल्ट है अगर इसको पी लेंगे तो हमारे सेल से सारा पानी बाहर आ जाएगा और हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। Our all cells will lose water because water concentration inside the cell is now more than outside। ये अगर हम इसको ड्रिंक कर लेते हैं तो ऐसे केस में हमें डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो यही बात कही गई है जैसे कि इन्होंने दिखाया। Ask anyone who's been stranded at sea, which is unlikely because people who drink seawater eventually die due to kidney failure. So what you really need is a lab animal to conduct your tests. Now this dog drinks it. Hypertonic solution. Too smart. Time to try your older brother. Well, that was a bad experiment. Now it is dehydrated. How a cell reacts when placed in a hypertonic solution. Let us see osmosis using Some Excel. eggs, like chicken eggs, are surrounded by a hard outer membrane which protects the semi-permeable inner membrane. This membrane is semi-permeable because it allows substances to leave and some substances to enter. In particular, the semi-permeable membrane allows water to both enter and leave the cell, but large molecules like salt or sugar are too big to pass through. The question is, how can we examine the semi-permeable qualities of this inner membrane with the hard eggshell in the way? Dissolve the outer shell by placing an egg in vinegar.
Vinegar has a chemical called दैट इज एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड सोल्यूशन में डालकर इसका आउटर कवर कैल्शियम कार्बोनेट इज रिमूव. comes in contact with acetic acid, a chemical reaction occurs. Calcium carbonate will break down to form carbon dioxide, water, and calcium acetate, thus dissolving the calcium carbonate shell. Within seconds, you'll see bubbles form. These bubbles are carbon dioxide that are produced when acetic acid breaks down the eggshell. Within 3 days, you should have a semi-permeable membrane free of the hard outer shell to conduct your experiment. Before starting our experiment, we will first mass our egg using a scale. Egg A has a mass of 94 grams. Egg B has a mass of 103 grams. Egg A we will place in a hypotonic solution, water. Egg B will place in a hypertonic solution, thick and sugary corn syrup. Now it swells up and this one will shrink. ये आप देख रहे हैं कि इसका साइज बढ़ता जाएगा और ये इसका साइज कम होता जाएगा because water moves from inside to outside. Egg A now has a mass of 97 grams. Egg A increased slightly to 103% of its original weight. We can conclude when a semi-permeable cell is in a hypotonic solution, water will enter the cell. Egg B now has a mass This of is 59 shrinking. grams. Egg B decreased to 57% of its original weight. We can definitely conclude that when a cell is in a hypertonic solution, water will leave the cell. In fact, this is evident by the layer water. Now we have seen that how change takes place in hypotonic and hypertonic solution through egg osmosis. ये चीज हमने egg osmosis से देख ली है. Now further we will see the osmotic pressure. तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया गया है that is the osmotic pressure, pi is equals to rho gh. So इट इज ऑल्सो सीन बाई ऑब्जर्वेशन. ये बात तो ठीक है कि पाई किसके इक्वल है, रो जी एच. नाउ वी वॉन्ट टू रिलेट इट विद मोलैलिटी. सो हाउ कैन वी रिलेट इट विद एनी काइंड ऑफ कंसंट्रेशन. सो बाई ऑब्जर्वेशन इट इज सीन. तो क्या चीज देखी गई है कि एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड that osmotic pressure is proportional to its molarity. That osmotic pressure is proportional to molarity of solution. ये बात देखी गई है. नाउ दैट इज पाई, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज proportional to concentration at constant temperature. आपने देखा होगा कि जब सनराइज होता है तो जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम हो जाते हैं, खिल जाते हैं, और जब रात होती है तो ड्रूप हो जाते हैं. तो जब हीट पड़ती है तो उसमें वाटर अंदर जाता है प्लांट्स के, और फ्लावर्स में एक टाइटनेस आ जाती है तो उससे खिल जाते हैं. और जब रात होती है तो टेम्परेचर डाउन होता है तो उनमें ड्रूपिंग होती है. इट इज़ ऑल ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर. तो इसका मतलब है कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ भी ऑस्मोटिक प्रेशर राइज होता है, तो दोनों के प्रोपोर्शनल है. और पाई इज प्रोपोर्शनल टू टी एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन. कांस्टेंट कंसंट्रेशन. अगर आप छोले को फ्रिज में रख के पानी में डालेंगे तो उतनी जल्दी नहीं फूलेगा, और बाहर रखेंगे तो फूल जाएगा. तो इसका मतलब है टेम्परेचर पर भी डिपेंड है. तो एक चीज़ देखी जाए तो ये C पे भी डिपेंड है, T पर भी डिपेंड है, एंड दैट इज पाई इज इक्वल्स टू CRT.
जहां पर R क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, एंड पाई इज द प्रेशर। तो पाई को क्या लिखा जा सकता है, ये तो कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन क्या चीज होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज इन लीटर एंड आर टी। और पाई तो पी है, पाई इज नथिंग, पाई इज एज गुड एज पी, सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ये वही फार्मूला आ गया, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। सो दिस इज द कंसंट्रेशन, जहां C कंसंट्रेशन है तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सो वी आर एट द गैस इक्वेशन। नाउ हाउ कैन वी फाइंड द मोलर मास ऑफ सल्यूट। अगर हम चीनी ज़्यादा डालेंगे तो सिरप का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, और कम डालेंगे तो कम होगा। इससे सीधी बात यहाँ पता चलती है। सो नाउ पाई वी इज इक्वल्स टू N2 क्या चीज है, it is mass of solute upon molar mass of solute into RT, but we have to find molar mass, so M2 क्या हो जाएगा, it is equals to M2 RT upon pi V। ऑस्मोटिक प्रेशर जहां पर हम कैसे निकालेंगे, वो हमेशा रो जी एच से निकाला जाएगा। रो जी एच हमने पहले ही बता दिया था कि एक्स्ट्रा प्रेशर कितना लगाया, या फिर वेट रख के निकालिए, या फिर जितनी एक्स्ट्रा हाइट उसने अटेन की है तो उससे ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ले लीजिए, आर की वैल्यू कितनी ले लीजिए, आर की वैल्यू 8.314 जूल, दैट इज पर केल्विन पर मोल। तो ये R की वैल्यू हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें रखकर हम पता कर सकते हैं। T टेम्परेचर है, T इज टेकन इन केल्विन, क्योंकि ये केल्विन है, सो T इज टेकन इन केल्विन। V इज टेकन, V इन लीटर, V को लीटर में लेना है। ऐसा करके हम मोलर मास निकाल सकते हैं। देखिए ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं होता है तो पाई इज CRT इज द बेस्ट फार्मूला। सो ये आप याद कर सकते हैं। सो पाई इज इक्वल टू CRT। और ये भी नहीं याद हो तो PV इज इक्वल टू NRT, दैट इज PV इज NRT, वो भी सबसे अच्छा है। P की जगह बस पाई लिख दीजिएगा, V नीचे जाते ही ये C बन जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग, बाय दिस द मोलर मास ऑफ सल्यूट कैन बी कैलकुलेटेड। और रूम टेम्परेचर पर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर आप उन्हें बॉयल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मेथड नहीं यूज़ कर सकते। तो ये एक बेस्ट प्रोसेस हुआ। सो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब जरा देखें, जो हमारा ये प्रोसीजर था जिसमें हमने डिफरेंशियल वाटर कंसंट्रेशन रखी थी, अब अगर हम यहाँ पर पहले हमने एक वेट रखा था, अगर हम यहाँ 2 वेट रख दें, ऐसे एक्स्ट्रा वेट बढ़ा दें, तो ऐसा करने पर यहाँ वाटर ऊपर उठने लगेगा, यानी उल्टा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। इन दिस केस वी कैन मेक वाटर टू मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर टू हायर कंसंट्रेशन वाटर, जबकि ये सोल्यूशन है और ये प्योर वाटर है, लेकिन तब भी मूवमेंट इधर हो रहा है। सो दिस इज प्योर वाटर। नाउ तो इसको क्या कहेंगे कि हमने सोल्यूशन में से प्योर वाटर की ओर मूवमेंट शुरू कर दिया। सो इफ एक्सेस प्रेशर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्वेंट साइड, देन so if
excess pressure than the osmotic pressure is applied to solution side. तो जैसे हमने इसमें प्रेशर डालकर पानी को आने से रोका था, तो और प्रेशर डालकर हम पानी को वापस भी भेज सकते हैं. सॉल्यूशन साइड, देन वाटर मूव्स फ्रॉम सॉल्यूशन साइड टू सॉल्वेंट साइड. वाटर स्टार्ट्स मूविंग from solution side to solvent side. ऐसा होने लगता है. या ये कह सकते हैं फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू SPM. ऐसा होने लगता है. दिस इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस. This is called reverse osmosis. ऐसा अरेबियन कंट्रीज और दुबई में ये सब होता है. वो लोग सी वाटर से प्योर वाटर बना लेते हैं, उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं और उसमें से और थ्रू कोई भी पिग्स ब्लैडर या ऐसा कुछ चीज़ लगा देते हैं जो फटे नहीं. तो उसके थ्रू वाटर इधर मूव करता है, सॉल्ट वहीं रह जाते हैं. तो सी वाटर से दे कैन make the pure water. तो reverse osmosis is used for purifying water या making drinking water from sea water. It is used for making drinking water. उसमें कुछ मिनरल्स ऐड किए जाते हैं, वो बात अलग है. ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम सी वाटर. कई सहज वाटर प्लांट्स में भी ऐसा काम किया जाता है जो रिवर्स ऑस्मोसिस पर रन करता है. सो फ्रॉम सी वाटर. Now, as we have seen that the molar mass can be calculated from the given फार्मूला, तो हम मोलर मास निकालेंगे. एग्जाम्पल 2.11. 200 centimeter cube of an aqueous solution of a protein contains 1.26 gram of the protein. Contains 1.26 gram of protein. So aqueous solution में इतना प्रोटीन है. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is found to be 2.57 into 10 to the power -3 bar. Calculate the molar mass of protein. कई चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं. एक्वियस सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन, तो यहाँ पर वॉल्यूम कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब. सो 1 सेंटीमीटर क्यूब
स्पेस जो होता है 1 सेंटीमीटर, यानी जिसकी हर साइड 1 सेंटीमीटर हो, डाइस की तरह, वो 1 ml होता है। सो 200 सेंटीमीटर क्यूब कितना हुआ? इट इज़ 200 ml या फिर 0.2 लीटर हो गया। तो हमको यहाँ पर V दिया गया है, दैट इज़ V सोल्यूशन का 0.2 लीटर। और क्या क्या चीज़ दी गई है? दिस मच ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो उस पानी में प्रोटीन मिला दिया गया है, सो 1.26 ग्राम। द ऑस्मोटिक प्रेशर भी दे दिया गया है, पाई की वैल्यू दी है 2.57, जो कि रो GH से निकाली होगी, -3 बार। अब ये बार में दी है, तो बार लीटर वाला आपको R लेना पड़ेगा, तो इट इज़ 0.0812। तो हम इस तरीके से 0.08314 होता है, तो बुक में इतना ही दिया है। सो दैट इज इक्वल्स टू बार पर लीटर पर केल्विन, सो बार लीटर पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन, दैट इज R। इतना हमने ले लिया। और टेम्परेचर भी दिया है केल्विन में, दैट इज 300 केल्विन। ये सारी चीज़ें हमको दी गई हैं। अब हम बेसिक फार्मूला लगाकर मोलर मास निकाल सकते हैं, टू फाइंड द मोलर मास ऑफ प्रोटीन। सो पाई इज इक्वल्स टू CRT, so pi is equals to N2 by VRT, so pi is equals to mass by molar mass, V वहीं रहेगा, RT यानी N2 की जगह M2 by M2 कर दिया है। सो M2 यहाँ ले लीजिए और M2 RT by pi V। नाउ सो M2 क्या आ जाएगा? 1.26, R कितना होगा? 0.083। क्योंकि बार में चीज़ दी गई है तो हमें बार में ही रखना पड़ेगा। जैसा R की वैल्यू बार लीटर है तो लीटर और बार वाला हमने फार्मूला लगाया है। अगर वो पास्कल में होता और मीटर क्यूब में होता वॉल्यूम, तो फिर हम 8.314 लगाते। हमें यही लगाना होगा। एंड दिस टेम्परेचर इज 300 डिवाइडेड बाई पाई। प्रेशर कितना दिया है? 2.57 इंटू 10⁻³ और क्या है? वॉल्यूम कितना है? दैट इज 0.2 लीटर। 10⁻³ का मतलब 0.001, तो 0.001। 10⁻³ सीधे के सीधे डेसिमल से कट जाएगा, क्योंकि डेसिमल हटाओगे तो 10⁻³ ऊपर भी आएगा। तो ये चीज़ हमने इसको कैंसिल कर दी है। नाउ अब हमारे पास पॉइंट बचा है, तो पॉइंट आप यहाँ से हटा लें। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट हट जाएंगे और 1 पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। इस 2 से आप इसको कट कर लें, दैट इज 63, दिस इज 63। और अब ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो 63 आ गया इंटू 83 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 257। ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, जिससे कि मोलर मास हमको पता चल जाए। प्रोटीन का मोलर मास देखते हैं कितना होता है। सो 63 इंटू 83, 63 इंटू 83 इंटू 3000 डिवाइडेड बाई 257। नाउ अब हम देखते हैं। नाउ आवर आंसर कम्स एज 61038.9, दैट इज 61038.9 ग्राम पर मोल। प्रोटीन हंड्रेड्स ऑफ एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है,
तो उसका मास इतना ही होना चाहिए, बट बुक में डिजिट्स तो वही दिए हैं, बट इनका भी कैलकुलेशन वही है 61,000। तो उन्होंने 61,000 है और 022 लिया है, तो उनके में कहीं अप्रोक्सीमेशन रहा होगा, हमारे में 61,038 आया है। सो आंसर सेम है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन है। नाउ दिस वी हैव सीन कि हाउ द क्वेश्चंस ऑफ osmosis is done. What do we mean by edema? edema से हम क्या समझते हैं? मान लीजिए if we use excess salt, तो excess salt खाएंगे तो क्या होगा? if we use excess salt in food, then inside cell salt concentration increases. Salt concentration increases. सॉल्ट बढ़ जाएगा हर एक आरबीसी और डब्ल्यूबीसी सभी में, या जितनी भी सेल्स हैं सब में ये बढ़ जाएगा, ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. एंड व्हेन वी ड्रिंक वाटर देन सेल स्टार्ट्स रिसीविंग वाटर. व्हेन वी टेक वाटर, अब जब पानी पिएंगे देन, क्योंकि उसमें हायर कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट हो गया है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, तो पानी बड़ी तेजी से सेल के अंदर जाएगा. देन सेल्स स्टार्ट रिसीविंग वाटर एंड स्वेल्स अप. वो पानी लेना शुरू कर देंगी क्योंकि उनके अंदर साल्ट बहुत ज़्यादा है. रिसीविंग वाटर इस तरीके से हो जाएगा. एंड आवर बॉडी, एंड ड्यू टू दिस आवर बॉडी स्वेल्स अप. आवर बॉडी स्वेल, सूजन आ जाती है. वहां पर कहीं पर भी अगर आप यहाँ पर दबा देंगे तो गड्ढा पड़ जाएगा इस तरीके से, और फिर वो वापस नहीं आ पाएगा, उसको कहेंगे स्वेलिंग अप हो गई. दिस इज कॉल्ड एडीमा. दिस स्वेलिंग इज कॉल्ड एडीमा. तो इस चीज को हम एडीमा कहते हैं. नाउ देयर इज सम अदर प्रोसेस ऑल्सो, रिवर्स ऑफ एडीमा. इफ वी प्रोफ्यूज मीट विथ सॉल्ट, अगर हम मीट के ऊपर, जो मीट अगर हमें प्रिजर्व करना है तो उसके ऊपर बहुत सारा सॉल्ट रख दें तो उसका सारा पानी बाहर आ जाएगा, तो उसको सॉल्ट में लपेट के रख दें. या कोई भी चीज़ है उसको शुगर में हम रख दें, जैसे मुरब्बा बनाया जाता है तो बहुत सारा शुगर डाल दिया जाता है तो उसके अंदर का पानी बाहर आ जाएगा. एंड इन दैट केस द बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोलिफरेट. बैक्टीरिया बढ़ नहीं पाएंगे और वो चीज़ वेस्ट नहीं होगी या उसमें फंगस नहीं लगेगी. सो कीपिंग, या हम पिकल बनाते हैं तो उसमें बहुत सारा सॉल्ट डाल देते हैं, तो कीपिंग pickles meats in excess of salt solution to extract their excess water and prevent them for wasting or fermentation is again a utility या utilization of osmosis. So meat is kept. Now in excess salt, to extract water from their cells. This is done to preserve them. This is done before deep freezing them. उसका excess water निकाल दिया जाए before their preservation.
सो दिस इज एप्लीकेशन. पिकल्स एंड जो दूसरी चीज़ें हैं, पिकल इज ऑल्सो प्रिजर्व लाइक दैट. क्योंकि बैक्टीरिया को 70% वाटर मीडियम चाहिए. अगर वैसा नहीं होगा तो फिर वो काम नहीं करेगा, तो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा. लाइक दैट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस. ड्रूपिंग एंड ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर इज अगेन एप्लीकेशन ऑफ ऑस्मोसिस. दिस इज ड्यू टू ऑस्मोसिस. नाउ ये बात हो गई. देयर आर ए वैरायटी ऑफ पॉलीमर मेम्ब्रेन्स अवेलेबल फॉर रिवर्स ऑस्मोटिक पर्पस. सो ऑस्मोटिक रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं. जैसा कि आपके बुक में भी दिखाया गया है कि अगर हम यहाँ पर सी वाटर में एक एक्सेस प्रेशर लगा दें, पिस्टन लगा दें, तो यहाँ से हमें प्योर वाटर मिलता चला जाएगा. तो सी वाटर कहीं से आने का हो और उसमें पिस्टन लगा दें, सो वी कैन गेट द प्योर वाटर एंड द वाटर मूव्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन. इफ प्रेशर एक्सेस देन the osmotic pressure is applied to solution side. Then the movement of water takes place opposite to osmosis and this is called reverse osmosis. जैसा होना चाहिए हायर से लोअर, तो अब अगर ज़्यादा प्रेशर लगा दिया तो ये लोअर से हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की ओर मूव कर रहा है. एंड दिस मेथड इज यूज्ड इन अरेबियन कंट्रीज टू मेक द पोर्टेबल वाटर. पीने योग्य पानी को बनाने के लिए वहाँ पर रिवर्स ऑस्मोटिक प्लांट लगाए जाते हैं. नाउ वी विल सी सम क्वेश्चंस गिवन एज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस. तो इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है. पेज नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 2.9. वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज, यानी 25 डिग्री सेल्सियस पर 23.8 mmHg. इसको एक्वियस टेंशन भी कह सकते हो. 50 ग्राम यूरिया इज, दैट इज NH2CO NH2 is dissolved इन, वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है. यूरिया टूटता नहीं है. जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं. इन 850 ग्राम ऑफ वाटर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर for this solution. And its relative lowering, क्या क्या चीज दी गई है और क्या क्या चीज पूछी गई है. नाउ वी विल सी दैट प्योर वाटर के लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस चीज पे डिपेंड करती है और उसका फॉर्मूला क्या है. सो रिलेटिव लोअरिंग इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन. हमको ये बात मालूम है कि जितना वेपर प्रेशर में लोअरिंग होती है तो इट इज इक्वल टू, वन कंपोनेंट को सॉल्वेंट कहते हैं तो डेल्टा P1 और अपॉन P1 प्योर, डेल्टा P1 अपॉन P1 प्योर, डेल्टा P1 अपॉन दैट इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. बहुत आसान सा ये चीज़ है.
तो इसके बेसिस पे हम सारी चीज़ें लिख लेंगे। तो हमसे पूछा क्या क्या गया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वाटर वेपर प्रेशर पूछा गया है कि जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर P1 बोला जाएगा, इज व्हाट। एंड रिलेटिव लोअरिंग भी पूछी गई है, डेल्टा P1 बाई P1 नॉट भी पूछा गया है। दिया क्या क्या गया है, वी हैव बीन गिवन दैट प्योर वाटर का वेपर प्रेशर 23.8 mm ऑफ मर्करी लेवल है। 50 ग्राम सल्यूट मिलाया गया यूरिया 50 ग्राम। यूरिया का मोलर मास आप देख लीजिए, ये 60 होता है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ यूरिया, that is NH2 CONH2 is equals to 4H हैं तो 4, 2 N है तो 28, एक C है तो 12, एक O है तो 16, तो 32 plus 12 that is 44 plus 16, it is 60 ग्राम पर मोल। 60 ग्राम पर मोल हो गया। अब ये चीज़ जो हो गई ये M2 हो गई, 60 ग्राम पर मोल। सो M2 इज 60 ग्राम पर मोल। और क्या दिया है, 850 ग्राम ऑफ वाटर, सो M1 इज 850 ग्राम। और साथ ही साथ वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। तो सारी चीज़ें हमने लिख दी हैं। अब हम पहले तो रिलेटिव लोअरिंग निकालें, वैसे प्रेशर भी दिया है P1 नॉट, तो रिलेटिव लोअरिंग ही पहले निकाल लेते हैं। रिलेटिव लोअरिंग दैट इज लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर यूनिट प्योर वेपर प्रेशर, उसी को रिलेटिव लोअरिंग कहते हैं। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पर यूनिट प्योर प्रेशर, तो यही चीज़ है रिलेटिव लोअरिंग। दैट इज डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट is equals to x2, it is n2 upon n1 plus n2। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो n2 सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट कितना है 50 ग्राम, तो 50 बाई 60 डिवाइडेड बाई 50 बाई 60 और प्लस 850 बाई 18, यही रिलेटिव लोअरिंग होगी। 0 से 0 कट गया, ये चीज़ कट गई, तो 5 बाई 6 कितना हो जाएगा, तो इट इज़ 0.8, फिर 2 बचेगा तो 0.83 हो जाएगा। 20 है, सो दिस इज 0.83। और यहाँ 18 से इसको कट करो तो 18 4 जा 72, तो 72 है तो 130, फिर 7 आ जाएगा तो 47, और भी कुछ आएगा वो भी देख लेते हैं। 850 बाई 18, सो 850 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू 47.22 आ रहा है, और प्लस 0.83, ये चीज़ हो गई। तो इसको आप ऐड कर दें, 47.2 और 0.83, सो दिस कम्स एज 48.03। आप 22 भी लिख सकते हैं, तो 22 करने से ये 5 हो जाएगा, सो 48.05, ये चीज़ हो गई। नाउ इट कैन बी रिटन एज 0.83 अपॉन 48.05, और इसको डिवाइड करके रिलेटिव लोअरिंग हम निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज रिलेटिव लोअरिंग, 0.83, सो डेसिमल आप हटा दें, ऊपर के भी 2 डिजिट का डेसिमल और नीचे 83.4805,
So 83 divided by 4805 is equals to 0.017. It comes as 0.01727. तो 0.0173 इतनी लोवरिंग होगी. इतने रिलेटिव है तो यहाँ mmHg नहीं आएगा, बस रिलेटिव है क्योंकि ऊपर भी mmHg नीचे भी. सो दिस विल कम लाइक दिस. लेट अस चेक इट विद द आंसर कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर कितनी हुई है. नाउ सो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है और ये दिया गया है कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन. तो वो चीज़ हम चेक कर लेते हैं. तो वो आंसर इसमें दिया हुआ है. सो रिलेटिव लोवरिंग अगर हमें पता चल गई है तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन भी पूछा गया है. व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन. सो हमसे P1 पूछा गया है. सो दिस वैल्यू इज इक्वल्स टू, ये वैल्यू किसके इक्वल है, दैट इज P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 प्योर इज इक्वल्स टू 0.0173. ये वैल्यू रख दी है और P1 पूछा गया है. अच्छा, P1 नॉट कितना दिया था, 23.8 mmHg. तो इसको यहाँ पर रखकर मल्टीप्लाई कर लें. दिस इम्प्लाइज 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 0.0173. इसको रख दिया है. इसको उधर ले जाइए. सो 23.8 माइनस P1 इज इक्वल्स टू 0.0173 इंटू 23.8. ये हो गया. एंड अब P1 को उस साइड ले जाएं. P1 को उस साइड ले जाइए. सो 23.8 इसका मल्टीप्लाई हो गया एंड इनका भी मल्टीप्लाई कर लीजिए. सो 0.0173 इंटू 23.8. नाउ इंटू 23.8 is equals to 0.411. So this is minus P1 is equals to 411. अब हमने इसमें 23.8 तो इसमें दी ही गई है कि वेपर प्रेशर 23.8 mmHg है. सो P1 उधर ले लीजिए और 23.8 माइनस 0.411 इज इक्वल्स टू P1. सो 23.8 and 0.411, this comes as 22.389. So 22.389 mmHg. ये रिड्यूस हो गया है. पहले 23.8 था जो कि अब रिड्यूस होके इतना हो गया. तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ वाटर इन द सोल्यूशन नाउ डिक्रीजेस टू दिस. Vapor pressure of water in solution is 22.389 mmHg. Now there is a mistake in this. यहाँ 23 है, यहाँ पर मैंने 22 लिखा है तो आप इसे 23 कर दें. यहाँ 23 होना चाहिए. सो जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 23 हो जाएगा और इसी तरीके से यहाँ पर भी ये 23 हो जाएगा. तो ये आंसर 23.389 mmHg है. आप चाहें तो इसे बार में भी बदल सकते हैं क्योंकि 750 mmHg
is equals to 1 bar. So 23.389 mmHg is equals to 1 upon 750 mmHg और इंटू 23.389, तो इससे जो भी आंसर आएगा वो बार में आ जाएगा। तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो दिस कैन बी डन टू कन्वर्ट इन बार, क्योंकि इतना प्रेशर जो होता है वही 1 बार होता है, और 760 mm कर देंगे तो 180 mm होता है। सो इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू बार। सो इसके आगे के इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और इस चैप्टर को भी नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू बच्चों।